वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 8 की आपकी सोशल साइंस की बुक, जो हम हिस्ट्री का पार्ट इसमें हम कर रहे हैं, हिस्ट्री की बुक जिसका नाम है आवर पास्ट 3, इसके चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 5 पे हम पहुंचे हैं। 4 लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जहां पे हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसकी सीखी हैं, जहां पर हमने इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की है। हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले और इस स्लाइड पे पहुंचते ही मैं आपसे हमेशा एक बात बोलता हूं और आज भी फिर से वही बात दोहराऊंगा। आपको एक बुक ओपन करनी है, एक कॉपी, एक पेन और एक पेंसिल आपको अपने साथ रखना है, ताकि आप चीज़ों को जो जो नहीं समझ में आती वो नोट डाउन कर सकें और उसको रिवीजन में आपको हेल्प मिल सके। रिवीजन के दौरान फिर से आपको अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आपको पूरी वीडियो फिर से ना देखनी पड़े, ताकि आप किताब को देखते ही या उस कॉपी को देखते ही पूरा रिवीजन आराम से आप अपने आप कर पाएं। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, ये कॉपी के साथ बुक, पेन, पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। इस बुक का चैप्टर नंबर 1 ओपन होना चाहिए, जहां से हम पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा, अब आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। जिस चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। अभी बेसिकली अभी जो क्लास 8 की जो बुक है हम पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि डेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, जो तारीखें हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने जानने की कोशिश की। कि हिस्ट्री को हम अक्सर डेट से जोड़ के देखते हैं कि तारीखें याद करनी पड़ेंगी। जैसे हिस्ट्री हमारे दिमाग में आता है तो हमेशा एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी डेट्स, बहुत सारी तारीखें याद करनी पड़ेंगी, और इसीलिए सब्जेक्ट थोड़ा सा बोरिंग हमें लगता है। लेकिन सिर्फ इन डेट्स को याद करना ही हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री क्या है, हमने पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में इस चीज को समझा कि हिस्ट्री स्टडी ऑफ चेंज, कि कैसे किस तरीके से बदलाव आए हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे अतीत में, पास्ट में कैसे कैसे बदलाव आए हैं, उनको स्टडी करना ही हमारा हिस्ट्री होता है। अब उसके साथ कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनकी डेट्स हमें पता होनी चाहिए सिर्फ। तो ये डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि हम इसको सिर्फ डेट से वो मान ले कि हिस्ट्री का मतलब है सिर्फ डेट्स को पढ़ना। नहीं, हिस्ट्री का मतलब है खुद को जानना, हमारी सोसाइटी को पहचानना कि हमारी जो सोसाइटी आज है वो पहले कैसी थी। इस चीज के ऊपर पहले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में की। फिर उसके बाद आए कि कई जगह पे कई इवेंट्स होते हैं जहां पर हमें डेट्स की जरूरत पड़ती है, तारीखों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई प्रोसेस होती हैं जो चेंज लेके आती हैं। कई प्रोसेस ऐसी होती हैं जो सोसाइटी में चेंज लेके आती हैं, वो रातों रात नहीं बदलती हैं। तो उसके लिए हमें डेट्स नहीं, पीरियड्स की जरूरत पड़ती है, कुछ अवधि की। यानी कि कुछ एक टाइम हम बता देते हैं कि इतने सालों में, 100 सालों में हमारा समाज यहां से यहां पहुंचा। तो कहीं ना कहीं हमने पीरियड का मेंशन किया। अब हमें डेट की जरूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ अंदाजा होना चाहिए कि आज से 5000 साल पहले क्या हुआ। 5000 साल पहले कहीं ना कहीं पे शहर बनने शुरू हो गए। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए, इस तरह से थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि आज से लगभग 5000 साल पहले। अब वो डेट कोई नहीं पूछने वाला वो कब बने, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है, लेकिन वो पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शहर बनने शुरू हुए। एक हम कहेंगे कि एक बड़ी घटना शुरू हुई, ठीक है, और वो रातों रात शहर नहीं बने, वो एक प्रोसेस था। तो इसीलिए हम उसमें पीरियड का इंक्लूड करते हैं। उसी पीरियड को हमने आगे पढ़ा, और उसी पीरियड्स को जब हमने पढ़ना शुरू किया तो पीरियडाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हमने जानने की कोशिश की। ये पीरियडाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हमने जानने की कोशिश की, और ये भी देखा ये जो पीरियडाइजेशन है हर आदमी अपने हिसाब से करता है। जहां पे हमने एग्जाम्पल लिया, जो कि आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, कि आप अपनी माँ से या फिर किसी भी पड़ोसी से या किसी से भी पूछिए कि आप अपने लाइफ को अलग अलग पीरियड्स में बांटिए। तो सबके अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं। कोई उसको शादी के हिसाब से बांटेगा, कोई उसको पढ़ाई के हिसाब से बांटेगा, कोई उसको जीने के आधार पे बांटेगा, कोई उसको एज के आधार पे बांटेगा। कोई बोलेगा कि ये मैं बचपना में ऐसा था, स्कूल लाइफ में ऐसा था। तो सबके बांटने के, इस पीरियड को बांटने के अलग अलग तरीके हैं। और उसी में हमने पढ़ा कि हमारी हिस्ट्री को भी अलग अलग पीरियड्स में बांटा जाता है, और सब ने अपने अपने हिसाब से बांटा। उसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने देखा वो देखा जेम्स मिल का। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा। जेम्स मिल ने अपनी बुक में इंडियन हिस्ट्री को तीन हिस्सों में बांटा। कौन कौन से हिस्से थे? सबसे पहला हिस्सा उसने बोला हिंदू,
दूसरा हिस्सा बोला मुस्लिम और तीसरा हिस्सा बोला ब्रिटिश। उसने बोला जो शुरुआत में इंडिया था, शुरू में जो इंडिया की हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं हिंदू से रिलेटेड है, हिंदू राजाओं से रिलेटेड है और हिंदुओं से रिलेटेड है। लेकिन उसके बाद का जो पीरियड आया वो कहीं ना कहीं मुस्लिम पीरियड बोला उसको, और उसके बाद का पीरियड उसने जो बोला जब ब्रिटिशर्स आ गए, ये ब्रिटिश पीरियड है। तो इस चीज को भी हमने समझा कि उसने जब इस हिसाब से इसको बांटा, अपनी बुक में इस हिसाब से जब हिस्ट्री को बांटा, तो क्या ये बांटना ठीक था? तो हमने इसको अच्छे से चेक किया और देखा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत था। क्योंकि ऐसा नहीं था, यहाँ पे सिर्फ हिंदू राजा नहीं थे, उसके अलावा बहुत सारे धर्म के लोग भी रहते थे, और सारे हिंदू धर्म के नहीं हुए, अलग अलग धर्मों के राजा भी हुए। यहाँ पे भी सिर्फ मुस्लिम राजा नहीं हुए, अलग भी हुए हैं, प्लस और भी लोग यहाँ पर रहते थे। तो सिर्फ मुस्लिम पीरियड इसको बोल देना थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे भी हम इसको सिर्फ ब्रिटिश नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे भी और भी चीजें यहाँ पे चल रही थी, बहुत सारे राजा नवाब और बहुत सारे और भी चीजें यहाँ पे चल रही थी, जिसमें इसको सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश पीरियड से डिनोट करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इससे आगे बढ़ेंगे, जब हमने देखा कि ये गलत है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तो क्या है कि मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, कि ये जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन था, हिंदू मुस्लिम और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ब्रिटिश। ये जो ब्रिटिश, क्योंकि जेम्स मिल क्या था, स्कॉटलैंड का था, उसने बेसिकली उनके हिसाब से लिखा। तो ये जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन था हमारी हिस्ट्री का, उससे आगे बढ़े हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इन ब्रिटिशर्स से आगे बढ़ के हमारी हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया कि जो पुरानी हिस्ट्री थी वो क्या हो गई, एंशिएंट हो गई, उसके बाद वाली हिस्ट्री होगी मिडिवल, और उसके बाद वाली होगी मॉडर्न। इस 3 हिस्सों में उन्होंने बांटा। और जेम्स मिल ने कैसे बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ठीक है, तो ये बेसिकली अब नए तरीके से हिस्टोरियंस हमारी हिस्ट्री को बांटने लग गए। दिस डिवीजन टू हैज प्रॉब्लम। अब इस डिवीजन में भी प्रॉब्लम है। जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में प्रॉब्लम थी, ऐसे ही इस डिवीजन में भी प्रॉब्लम है। इस तरीके से बांटा गया हिस्ट्री को, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है। ठीक है, इट इज अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। ये जो पीरियडाइजेशन है, ये जो हमने अवधिकरण किया, ये इस तरीके से जो हमने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया कि सबसे पुरानी हिस्ट्री उसको हम एंशिएंट बोलेंगे, बीच वाली हिस्ट्री को हम मिडिवल बोलेंगे और नई हिस्ट्री को हम मॉडर्न बोलेंगे जब ब्रिटिशर्स आ गए। तो इसने बोला ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम भी हमने वेस्ट से बोरो किया। कहां से, वेस्ट से। और ये वेस्ट क्या होता है, वेस्ट जनरली हम यूरोपियन कंट्रीज को बोलते हैं। जो डेवलप्ड कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज, उसको हम वेस्ट बोलते हैं, क्योंकि एशिया के वेस्ट में है वो, एशिया के वेस्ट साइड में। और वेस्ट साइड की कंट्रीज जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसको जनरली हम यूरोपियन वेस्ट बोलते हैं। तो यहां पे जो वेस्ट सिस्टम आया, ठीक है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमारी उस साइड में, तो हमने उसको जनरली हम वेस्ट कह के डिनोट कर देते हैं। जैसे एशियाई कंट्री को या इधर की कंट्रीज को हम ईस्ट कह के डिनोट करते हैं, वैसे ही उधर की कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को हम वेस्ट कह के डिनोट करते हैं। तो ये जो वेस्ट जो यानी कि यूरोपियन जो है अपनी हिस्ट्रीज को एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को भी डिवाइड कर दिया कि इंडियन हिस्ट्री भी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न है। और इसको बहुत सारे लोगों ने मान भी लिया, और आजकल हम ऐसे ही पढ़ते हैं, वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद, जहां पर, अब थोड़ा सा अंतर समझना, कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री को बांटा एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न को, और उसी हिसाब से इंडियन हिस्ट्री को भी बांट दिया। अब उनका तो जो पीरियड था मॉडर्न, उसका मतलब ही कुछ और था, और हमारे उसमें वो मॉडर्न कैसे है हम समझते हैं। ठीक है, अब उन्होंने अपनी हिस्ट्री को बांटा, यूरोपियंस ने अपनी हिस्ट्री को बांटा कि हमारी एक हिस्ट्री जो पुरानी हिस्ट्री उसे हम एंशिएंट बोलेंगे, बीच की जो हिस्ट्री उसे हम मिडिवल बोलेंगे, और जो नई हिस्ट्री है उसे हम मॉडर्न बोलेंगे। और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, यूरोपियंस की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वो पीरियड एसोसिएटेड है, बंधा हुआ है किस चीज से, विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। आधुनिकता की जितनी भी ताकतें हैं उससे जुड़ा हुआ है वो। जैसे एग्जांपल देखें, साइंस, कि यूरोपियंस में मॉडर्न पीरियड में कहीं ना कहीं साइंस का जन्म दिखाई देता है, कि वहां पे साइंस ज्यादा यूज होने लग गई, विज्ञान का तर्क दिखाई देता है कि विज्ञान है।
वहां पर रीजन की शुरुआत हो जाती है, तर्क वितर्क की शुरुआत हो जाती है। अंधविश्वास से निकल के रीजनिंग की तरफ वो बढ़े, रीजन की तरफ बढ़े। तो यूरोपियंस की सोसाइटी में चेंज आया। इस टाइम पे उन्होंने मेडिवल से अपने आप को मॉडर्न कब बोला? जब उनकी सोसाइटी में चेंज आया। वो साइंस की तरफ चले गए, वो कहां गए? रीजनिंग की तरफ चले गए, यानी कि अंधविश्वास से निकल के तर्क वितर्क की तरफ, रीजन की तरफ वो भागे कि अंधविश्वास को छोड़ो और अब हम जो भी बात करेंगे वो रीजनिंग के हिसाब से करेंगे, दिमाग से सोच के करेंगे, तर्क वितर्क के आधार पे करेंगे। डेमोक्रेसी की तरफ चले, वहां डेमोक्रेसी शुरू हो गई। वहां पर लिबर्टी और इक्वालिटी की बातें की जाने लगी, लिबर्टी और इक्वालिटी आ गई। तो जहां पे ये फीचर्स आए, उसने उस हिस्ट्री को, यूरोपियंस ने उस हिस्ट्री को मॉडर्न बोला जहां पर ये सारे फीचर्स आए, जहां पर साइंस आया, जहां पर रीजनिंग आई, जहां पर डेमोक्रेसी आई, जहां पर इक्वालिटी आई, जहां पर लिबर्टी आई। जहां पर ये सारे फीचर्स आए, उस फीचर जिस सोसाइटी में आए, उस सोसाइटी को उन्होंने बोला कि मॉडर्न है। तो उन्होंने अपने पीरियड को मॉडर्न बोला, सही है, क्योंकि वहां पे ये फीचर्स आ गए। यूरोपियन में पिछले 250-300 साल पहले अगर हम देखें तो वहां पर उसको मॉडर्न बोलना बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे ये सारे फीचर्स आ गए जो हमने देखे। कौन कौन से? साइंस, रीजनिंग, उसके बाद हमने इक्वालिटी देखा, लिबर्टी देखा, डेमोक्रेसी देखा, ये सारे फीचर्स आ गए। तो मॉडर्निटी को दिखाते हैं, आधुनिकता को दिखाते हैं। हम किसको बोलते हैं मॉडर्न? जो एकदम साइंस की बात करे, रीजनिंग की बात करे, डेमोक्रेसी की बात करे, लिबर्टी की बात करे, इक्वालिटी की बात करे, उसे हम मॉडर्न बोला। और जब सोसाइटी में ये सारे फीचर आ गए तो उन्होंने अपनी सोसाइटी को नाम दे दिया, अब हमारी सोसाइटी मॉडर्न हो गई है, और उस हिस्ट्री को उन्होंने बोला ये मॉडर्न हिस्ट्री है। अब वो इस फीचर से, यानी कि मेडिवल से आगे बढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री में बढ़ गए, उनके वहां चेंज आया। लेकिन क्या इंडिया में भी ये चेंज आया? अगर इंडिया में ये चेंज नहीं आया तो हम इंडियन हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं, यूरोपियन बोलते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होगी, तो उनके लिए तो पूरे वर्ल्ड के मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होगी। लेकिन क्या इंडियन हिस्ट्री में ऐसी कोई मॉडर्न वाली बात हुई थी? चेक करते हैं हम अभी। ठीक है, तो मेडिवल, अब ये मेडिवल किसको बोल रहे हैं? मेडिवल वाज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। मेडिवल टर्म किस चीज के लिए यूज किया? मेडिवल टर्म उस चीज के लिए यूज किया, मैं एक बार बना देता हूं। ये मेडिवल है, ये मॉडर्न है। मॉडर्न में क्या क्या आया? एक बार कोई बताएगा? बिल्कुल, साइंस आई, रीजनिंग आई, डेमोक्रेसी आई, इक्वालिटी आई, लिबर्टी आई। ये सारे फीचर जहां आ गए उसको हमने बोला कि ये मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गई हमारी। तो मेडिवल पीरियड, यानी कि मेडिवल पीरियड जो हम बोल रहे हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मध्यकालीन भारत या फिर मध्यकालीन इतिहास। मेडिवल का मतलब होता है मध्यकालीन, बीच का, यानी कि पुराना, एंशिएंट, ओल्ड, प्राचीन जिसे हम कहेंगे, और मॉडर्न यानी कि आधुनिक। आधुनिक और प्राचीन के बीच का जो पीरियड है उसे हमने बोला मेडिवल। अब ये मेडिवल और मॉडर्न में क्या अंतर है? मेडिवल हमने किसको बोला और मॉडर्न किसको बोला? तो यहां पे ये बोल रहा है कि मेडिवल वाज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। ये जो मॉडर्न सोसाइटी के जो फीचर्स हैं, क्या है मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स? ये सारे, साइंस, रीजनिंग, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी। जहां पर ये सारे फीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते, ना तो यहां पे साइंस है, ना यहां रीजनिंग है, ना यहां डेमोक्रेसी है, ना यहां इक्वालिटी है, ना यहां लिबर्टी है। तो जहां पर ये सारी चीजें नहीं है, उस पीरियड को इन्होंने मेडिवल बोला। तो समझ में आया? उन्होंने तो अपनी हिस्ट्री को बिल्कुल देख के उन्होंने समझा है। उन्होंने तो सही अपनी हिस्ट्री को डिवाइड किया कि एंशिएंट, जहां पे पुरानी बातें होती हो, जहां पे प्राचीन सब कुछ होता हो, लेकिन बीच का पीरियड जहां पर कुछ नहीं है, यहां से अलग है लेकिन मॉडर्न नहीं हुआ है, वो मेडिवल है। और जहां पर मॉडर्न हो गया उसको मॉडर्न हिस्ट्री बोला। लेकिन इंडिया को क्यों उन्होंने इस हिस्से में बांटा? उन्होंने इंडिया को क्यों बोला कि ये एंशिएंट है, मेडिवल और मॉडर्न है? क्यों? क्योंकि जो हिस्टोरियंस थे उस टाइम पे वो सारे यूरोपियन थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से इंडियन हिस्ट्री को भी डिवाइड कर दिया इन 3 हिस्सों में। ठीक है, कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी? क्या हम
जो उन्होंने जिस हिस्ट्री को, जिस पीरियड्स को डिवाइड किया, यानी इंडियन हिस्ट्री के लिए जिसको डिवाइड किया, एंशियंट में, मिडिवल में, मॉडर्न में, क्या हम इस डिवीजन को ऐसे ही बिना सोचे समझे, यानी कि अनक्रिटिकली, बिना सोचे समझे, बिना सोच विचार के, क्या हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें? क्या हम भी इंडियन हिस्ट्री को एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में बांट दें? क्या हमारे लिए सही रहेगा कि हम इसको इस हिसाब से बांटें जिस हिसाब से यूरोपियंस ने अपनी हिस्ट्री को बांटा हुआ है? तो यहां पे आगे बोलते हैं, एज यू विल सी इन दिस बुक, जैसा हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं, अंडर ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिशर्स यहां पे थे, ब्रिटिशर्स के राज में पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, वहां लोगों के पास ना तो इक्वालिटी थी, फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं थी। ना तो इक्वालिटी है इंडिया में, ना लिबर्टी है, ना फ्रीडम है, नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, ना ही यहां पे आर्थिक रूप से कोई विकास हो रहा है, ना प्रगति हो रही है, यहां पे कोई फीचर ही नहीं है। तो इंडियन हिस्ट्री को मॉडर्न बोलने का फायदा क्या है? पिछले 250 साल का जो इतिहास है उसमें हम उठा के देखें, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां राज कर रहे थे, किसी को हम देखें कि ब्रिटिशर्स इक्वल समझते ही नहीं थे, अपने आप को ऊपर रखते थे। तो इक्वल कहां से हो गए? लिबर्टी किसी को थी नहीं, डेमोक्रेसी यहां थी नहीं, यहां पर अगर हम देखें रीजनिंग की बात कोई कर नहीं रहा था। तो क्या कह सकते हैं हम अपने आप को भी मॉडर्न? तो उस हिस्ट्री को इंडियन में मॉडर्न कहना सही होगा या गलत होगा? आप बताइए, क्या कहेंगे आप? तो शायद आप भी इसको मॉडर्न नहीं करेंगे और आप भी कहेंगे कि यूरोपियंस ने अपनी जो क्लासिफिकेशन थी वो हमारे ऊपर थोप के चले गए कि तुम भी अपनी हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ो जैसे हम पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की तरह पढ़ो, तुम भी हमारी तरह पढ़ो क्योंकि हमने तुम्हें बताया कि ऐसे पढ़ना है। इसीलिए इंडियंस ने जब इस हिस्ट्री को पढ़ा, उन्होंने इसको वर्ड मॉडर्न नहीं यूज किया, उन्होंने क्या यूज किया? मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। उन्होंने इस पीरियड को, पिछले 250 सालों को उन्होंने क्या पढ़ा? उन्होंने इसको मॉडर्न हिस्ट्री नहीं बोला, उन्होंने बोला ये कॉलोनियल पीरियड था। कौन सा पीरियड था? कॉलोनियल पीरियड था। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक। क्या होता है? औपनिवेशिक। तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट ठीक है, मिडिवल ठीक है, लेकिन मॉडर्न नहीं जम रहा, हमें ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हम मॉडर्न हुए कैसे? हमें कैसे आप कह सकते हो कि ये मॉडर्न हिस्ट्री है? मॉडर्न हिस्ट्री के कौन से फीचर्स हमारी सोसाइटी में आए? तो इंडियन हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री कहना गलत होगा। तो उसकी बजाय कई हिस्टोरियंस ने, कई इतिहासकारों ने उसको मॉडर्न ना बोल के उस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड बोला। पिछले 250 साल के, 300 साल के इतिहास को मॉडर्न ना बोल के इन्होंने कॉलोनियल पीरियड बोलना सही समझा, यानी औपनिवेशिक पीरियड बोलना सही समझा। मुझे पता है आप लोगों में कई मतलब ये इस तरह के डाउट आ रहे होंगे कि ये कॉलोनियल क्या होता है। मॉडर्न तो हमें समझ में आ गया कि जहां ये फीचर है, अब ये कॉलोनियल पीरियड क्या होता है? कॉलोनियल पीरियड क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है। क्या है कॉलोनियल पीरियड? हम समझते हैं, आपकी बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट इज कॉलोनियल, क्योंकि बुक में ही पता था कि नया वर्ड आ गया है, अब समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको यहीं पे इन्होंने बता दिया कि कॉलोनियल होता क्या है। ठीक है, मैं इसकी भाषा को समझने से पहले कि इन्होंने क्या बताया हुआ है, मैं अपनी भाषा में आपको बताना चाहूंगा कि कॉलोनियल होता क्या है। कॉलोनियल होता क्या है, ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको बताऊंगा, फिर उसके बाद इसके हिसाब से समझेंगे हम। कॉलोनी क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कॉलोनी क्या होता है? कॉलोनी, अगर मैं कहूं कि मैं इस कॉलोनी में रहता हूं या फिर ये मेरी कॉलोनी है, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं सही तरीके से बोलूं कि ये मेरी कॉलोनी है, तो इसका मतलब क्या है? कि यहां मैं रहता हूं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या ये बात सही होगी? कि अगर मैं कहीं जाऊं, मैं किसी कॉलोनी में रहता हूं और वहां जाके ये बोलूं कि ये मेरी कॉलोनी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वहां पे मैं रह रहा हूं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग रह रहे हैं? बिल्कुल सही होगी। अब इस पीरियड को कॉलोनियल क्यों बोला? क्योंकि ब्रिटिश ने जो उस टाइम पे हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो वो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, और भी बहुत सारे देश थे जहां पर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं, वर्ल्ड में बहुत सारे देश थे जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे उस टाइम पे। और जहां जहां वो राज कर रहे थे, उन्होंने हर एक उस जगह को अपनी कॉलोनी बताया।
क्या बताया कि ये हमारी कॉलोनी है। क्या है वो? कॉलोनी है। तो ब्रिटिशर्स जहां जहां गए और जहां जहां उसने अपना राज करना शुरू किया, और राज करने के साथ साथ उन्होंने वहां की सोसाइटी को धीरे धीरे चेंज करना शुरू किया, अपने हिसाब से ढालना शुरू किया, वो उनकी कॉलोनी कहलाई। क्या कही वो? उसको हमने कॉलोनी बोला। जहां जहां ब्रिटिशर्स गए, जहां जहां उन्होंने राज किया, और जहां जहां पे उन्होंने अपने उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या फिर पारंपरिक या फिर सांस्कृतिक जो बदलाव वहां पे आए, उसकी वजह से उन्होंने क्या बोला कि ये हमारी अब कॉलोनी बन गए हैं, अब हम इनके ऊपर आराम से राज कर सकते हैं। तो वो सारी जगह जहां पर ब्रिटिशर्स का राज था, उन्हें ब्रिटेन की, ब्रिटिश की कॉलोनी बोला जाता है कि ये हमारी कॉलोनी है। क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि ये हमारी ही जगह है, ये हमारी ही जगह है, हम यहां राज कर रहे हैं। मेन जगह उनकी कहीं और है, लेकिन ये इनकी कॉलोनी थी, कभी भी खेलने आ जाते थे। जैसे हम भी अपनी कॉलोनी में कभी भी खेलने निकल जाते हैं, वो भी कभी भी आ जाते थे, चलो वहां खेल के आते हैं, क्योंकि अपनी कॉलोनी है। उनको किस चीज का डर था? तो वो इन देशों को अपनी कॉलोनी मानते थे। क्या मानते थे? कॉलोनी मानते थे कि ये हमारी कॉलोनीज है। तो मैंने अभी बहुत सिंपल भाषा में एक छोटा सा आपको मतलब समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में कॉलोनी क्या होती है। ठीक है, इसके बहुत बड़े अर्थ हैं, मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल सा अर्थ बताया है कि ब्रिटेन ने किसको कॉलोनी बोला। जहां जहां उसका राज था उसको उसने कॉलोनी बोला। तो इंडिया भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, और इसीलिए क्योंकि हम एक कॉलोनी थे ब्रिटेन की, तो हमने इस पीरियड को बोला कि ये कॉलोनियल पीरियड है। जहां पर ब्रिटेन की कॉलोनी हम बने हुए हैं, तो हमने इस पीरियड को क्या बोला कि हमारा कॉलोनियल पीरियड है, औपनिवेशिकवाद है। ठीक है, इसकी और भी मीनिंग है, समझेंगे हम धीरे धीरे जब इस बुक को पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपकी थोड़ी सी समझ डेवलप करने के लिए मैंने ये बोला है, बाकी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, जब हम इस बुक को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी है और समझनी है। ये छोटे छोटे वर्ड जब तक हमें समझ में नहीं आती, हमारी इस हिस्ट्री की समझ अधूरी रह जाती है। तो इसीलिए इस बुक ने बड़ी अच्छे तरीके से, इनको पता है कि हिस्ट्री को समझने के लिए हमें क्या क्या समझना जरूरी है, और वो सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छे से समझाई थी। ठीक है, चलो हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल है क्या? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री। इस बुक में आप पढ़ेंगे, यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम, कि ब्रिटिशर्स यहां पर किस तरीके से आए। ठीक है, वे का मतलब रास्ता नहीं है यहां पे। ठीक है, किस तरीके से आए, किस तरह से आए, रास्ता भी ले सकते हो। ठीक है, किसका है, कैसे आए, क्यों आए, वो इस बुक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने आए और कॉन्कर किया। कॉन्कर किया मतलब जीता, किसको? कंट्री को, हमारे देश को। इस बुक में हम इस पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स आए और हमारे देश को जीता, एंड एस्टेब्लिश्ड देयर रूल, और अपना शासन यहां पे इंडिया में स्थापित किया। तो इस बुक में हम ये पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बुक हम बेसिकली ब्रिटिशर्स के आने से लेके हमारी आजादी और आजादी के कुछ पीरियड बाद तक की हम कहानी पढ़ने वाले हैं। तो ये ब्रिटिशर्स कैसे आए, कैसे इंडिया को जीता, और कैसे यहां पर अपना शासन स्थापित किया, इस बुक में हम ये पढ़ने वाले हैं। कैसे सब्जेगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजा। सब्जेगेट क्या होता है? सब्जेगेट होता है किसी को अपने वश में करना, किसी को अपने अधीन करना। सब्जेगेट क्या होता है? सब्जेगेट होता है किसी को अपने वश में करना, किसी को अपने अधीन करना। तो उन्होंने कैसे आए, कैसे इंडिया को जीता, और कैसे अपना शासन स्थापित किया, कैसे उन्होंने लोकल नवाब्स को और लोकल राजाओं को अपने अधीन किया, ये हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। कि कैसे यहां पे जो नवाब होते थे, राजा होते थे, उनको भी कैसे अपने अधीन कर लिया, ये सारी चीजें हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आप देखेंगे इस बुक में कि कैसे उन्होंने आके हमारी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, और सोसाइटी, कैसे हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी पे, समाज और अर्थव्यवस्था पे कैसे उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ये भी हम पढ़ेंगे कि कैसे धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी उनके हाथ में होगी, अर्थव्यवस्था उनके हाथ में होगी।
पूरी की पूरा समाज उनके हाथ में हो गया, जैसे मर्जी वैसे चलाते थे। कैसे हुआ ये सारी चीजें, ये हम पढ़ेंगे। कलेक्टेड रेवेन्यू, कैसे उन्होंने कलेक्टेड रेवेन्यू, उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया, राजस्व इकट्ठा करना शुरू किया, लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दिया। जो टैक्स यहां के राजा लोग लेते थे, अब इन्होंने अपना शासन बना लिया और यहीं से यहीं के लोगों पे राज कर रहे हैं और उन्हीं से टैक्स ले रहे हैं। और उस टैक्स से क्या कर रहे हैं? टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, जो भी उनके खर्चे हैं इंडिया के, वो सारे खर्चे यहीं के लिए हुए टैक्स से वो चलाने लग गए। यहां के लोगों से टैक्स ले रहे हैं और अपने खर्चे खूब खुले में खर्चे कर रहे हैं, क्योंकि पैसा यहीं के लोगों से मिल रहा है, आराम से खर्च कर रहे हैं। कैसे उन्होंने यहाँ की इकोनॉमी को कंट्रोल किया, कैसे यहाँ की सोसाइटी को कंट्रोल किया, कैसे उन्होंने यहाँ से लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दिया और कैसे अपने खर्चों में उस टैक्स को खर्च करना शुरू कर दिया। Bought the good they wanted at low price, उन्होंने वो सारे सामान जो उन्हें चाहिए बहुत कम कीमतों पे खरीदे। क्यों? राज चल रहा है, कोई नहीं देगा तो उसको डराएंगे धमकाएंगे कि अच्छा तू नहीं देगा देख लेंगे तेरे को, है ना। तो कहीं ना कहीं जो भी उन्हें चाहिए उसको बोलते थे इतने में चाहिए हमें, अब मजबूरी है देनी पड़ती। कैसे हुआ ये सारी चीजें हम इस बुक में पढ़ेंगे कि कैसे सस्ते सस्ते दामों में उन्होंने चीजों को, जो भी उन्हें चाहिए उसे कैसे कितने सस्ते दामों में उन्होंने खरीदा। प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, और वो सारी क्रॉप्स, वो सारी फसलें, यहां प्रोड्यूस लिखा है लेकिन ये करवाई गई। कैसे यहां के लोगों से वो फसल जबरदस्ती उगवाई जो उन्हें चाहिए थी यहां से एक्सपोर्ट करने के लिए, यहां से अपने देश भेजने के लिए या किसी और देश भेजने के लिए, बिजनेस के लिए। ये भी हम इस बुक में पढ़ेंगे कि कैसे जबरदस्ती की उन्होंने यहां के किसानों के साथ कि आपको ये फसल उगानी है, क्योंकि उन्हें वो फसल चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, अपने देश भेजने के लिए या कहीं पे भी बिजनेस के लिए। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने ये सारी चीजें की। एंड यू विल अंडरस्टैंड, और फिर आप समझोगे कि द चेंजेस दैट केम अबाउट एज कंसिक्वेंस, कि इसके परिणाम से क्या क्या बदलाव हुए, वो फिर हम समझेंगे इस बुक को पढ़ते हुए कि कैसे धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बदलती चली गई। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम बुक पढ़ेंगे, अभी तो हमने बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ ली, वहां पे हम एक एक चीज को हम पढ़ते चलेंगे, हमें एक एक चीज एकदम पिक्चर की तरह क्लियर होती चली जाएगी कि क्या हुआ था उस टाइम पे। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट। आप फिर इसके बारे में भी जानेंगे, द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट, जो बदलाव ब्रिटिश के शासन के कारण आए, ब्रिटिश का शासन जो बदलाव लेके आया, आप उसके बारे में भी पढ़ेंगे। कौन कौन से बदलाव? इन वैल्यूज एंड टेस्ट, हमारे मूल्यों में जो बदलाव आया, हमारी पसंद नापसंद में जो बदलाव आया, हमारे कस्टम्स यानी कि रीति रिवाजों में जो बदलाव आया, और हमारे जो प्रैक्टिसेस, हमारी जो प्रथाओं में जो बदलाव आया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि कैसे धीरे धीरे सारी चीजें बदलती चली गई। क्या क्या बदला? हमारे वैल्यूज बदले, हमारे टेस्ट बदले, हमारे कस्टम्स बदले, हमारे प्रैक्टिसेस बदली। कैसे ये सारी चीजें बदली, ये हम बुक में समझेंगे और आपको समझ में आएगा कि ये ब्रिटिश रूल की वजह से इतनी सारी चीजें चेंज कैसे हुई। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes. जब भी when the subjugation of one country by another, जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपने वश में करता है या अपने अधीन करता है, जब भी कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपने अधीन करता है या अपने वश में करता है, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपने अधीन कर लिया, जब भी ऐसा कुछ होता है तो उससे क्या होता है? उससे क्या होगा? दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे, राजनीतिक बदलाव आएंगे, इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे यानी कि आर्थिक बदलाव आएंगे, सोशल चेंजेस यानी कि सामाजिक बदलाव आएंगे, कल्चरल चेंजेस यानी सांस्कृतिक बदलाव आएंगे। जब भी कुछ इस तरह की चीज होती है, जब भी एक कंट्री दूसरे को अपने वश में करने की कोशिश करता है, तो ये बदलाव वहां पे आते हैं। पॉलिटिकल बदलाव यानी राजनीतिक बदलाव आएंगे, इकोनॉमिक भी चेंज होता है, इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे यानी आर्थिक बदलाव भी आते हैं, सोशल चेंज भी आएंगे और कल्चरल चेंज भी आएंगे यानी सांस्कृतिक चेंज भी आते हैं।
तो ये सारे बदलाव वहां पे आने शुरू हो जाते हैं। वी रेफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन। और ये जो चेंज होने का जो प्रोसेस है, जहां पर ये बदलाव आ रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री को अधीन करने के कारण, जहां पे भी ये चेंजेस हो रहे हैं, उस प्रोसेस को, ये चेंजेस आने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। इन चेंजेस को आने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन द सेम वे। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि ये जो चेंजेस आए, इसकी वजह से ऑल क्लासेस, सभी क्लासेस, सभी वर्ग, सभी ग्रुप डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन द सेम वे, कि सभी वर्गों को, सभी ग्रुप्स को इन चेंजेस ने एक साथ एक जैसा इफेक्ट नहीं किया, एक साथ एक जैसा वो चेंज नहीं किया। ठीक है, सभी ने एक जैसा चेंज ये महसूस नहीं किया। सबके लिए चेंज अलग थे। राजाओं के लिए चेंज अलग था, राजाओं के हिसाब से क्या क्या चीज बदली वो हम देखेंगे। जो मजदूर थे उनके लिए चेंज अलग था, उनके लिए चेंज अलग तरह के थे। जो पढ़े लिखे थे उनके लिए चेंज अलग तरीके के थे। तो हर एक वर्ग के लिए, हर एक ग्रुप के लिए ये चेंजेस अलग अलग थे। सबको ये चेंजेस अलग तरीके से महसूस हुए। ये भी हम इस बुक में पढ़ेंगे। और ये इसीलिए हम इस बुक को आवर पास्ट्स बोलते हैं, ये प्लूरल बोलते हैं, PASTS बोलते हैं। दैट इज वाई बुक इज कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल। क्योंकि ये जो पास्ट है, अतीत है, ये एक का नहीं है, ये सबका अतीत है। चाहे वो राजा है, राजा के बारे में पढ़ेंगे क्या चेंज हुआ। चाहे वो नवाब है, नवाब के बारे में पढ़ेंगे उसका क्या चेंज हुआ। चाहे वो मजदूर है, मजदूर का भी पढ़ेंगे क्या चेंज हुआ। चाहे वो किसान है, किसान का भी पढ़ेंगे हम क्या चेंज हुआ। तो ये सबके अतीत, चाहे वो राजा, नवाब, मजदूर, किसान, कोई भी है, इन सबके अतीत अलग अलग थे। सब में अलग अलग चेंजेस आए और सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे। इसीलिए हम किसी एक का पास्ट नहीं पढ़ रहे, इन सब के पास्ट पढ़ रहे हैं। इसीलिए बुक का नाम भी हमने क्या रखा, आवर पास्ट, कि हमारे अतीत। सिर्फ हमारा अतीत नहीं, मेरा अतीत नहीं है, हमारा है, सबका अतीत है। सब तरह के लोगों पे जो जो बदलाव आए वो हम इस बुक में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा बेसिकली कॉलोनियल हमने समझा कि क्या होता है। कॉलोनियल क्या क्या समझा, कि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री को दबाती है, अपने 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 वश में करती है, अपने अधीन करती है, तो वहां पर जो चेंज आ रहे हैं उस कंट्री की वजह से, वो प्रोसेस है कॉलोनाइजेशन। और वो चेंजेस आने के बाद जो वो कंट्री बन गई, तो उस कंट्री की क्या बन गई, कॉलोनी बन गई। जैसा हमने शुरू में भी समझा कि कॉलोनी को हम इजी लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, कॉलोनी क्या होती है, ये भी हमने समझने की कोशिश की। अब उससे आगे चलते हैं। अब सवाल आता है, हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता लगे कि ये चेंजेस आए। हमें इस पीरियड के बारे में कैसे पता लगा कि ये सारे चेंजेस यहां पे आए, क्या क्या उस पीरियड में हुआ। ये 250 साल पहले की कहानी हमें कैसे पता लगी कि यहाँ पे ये राजा आया, ये गवर्नर जनरल आया, इसने ये काम किए, ये काम किए, वहां पे ये भी था और ये चेंजेस आए। हमें कैसे पता लगा ये सारे चेंजेस आए, कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कि हमें कैसे पता लगा। तो यहां पर बहुत सारी चीजें आई, क्या क्या देखते हैं। What sources do historian use in writing about the last 250 years of Indian history? कि वो क्या क्या सोर्सेज हैं जिनको देख के इन हिस्टोरियंस ने हमारी पिछले 250 साल की हिस्ट्री को लिखा। इन हिस्टोरियंस ने हमारी पिछले 250 साल की हिस्ट्री को किन सोर्सेज को देख के लिखा, कहां से इन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि पिछले 250 सालों में क्या क्या हुआ। तो उनमें से अगर हम देखें तो सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। जो प्रशासन है, जो प्रशासन था वो क्या है, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा था, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स को मेंटेन रख रहा था। जो भी प्रशासन है, जो ब्रिटिशर्स का जो राज चल रहा था, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखते थे। वन इंपॉर्टेंट सोर्स, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड। सरकारी रिकॉर्ड जितने भी हैं, अब क्या होता था, जो भी सरकारी कामकाज होता था उसमें कहीं ना कहीं लेटर एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। कोई भी काम ब्रिटिशर्स करते थे वो हमेशा लिख के करते थे।
कि हम ये काम कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भेजते थे कि हमने ये काम ऐसे किया। तो वो सारे रिकॉर्ड हमें मिले और उसी से हमने पता किया। उन रिकॉर्ड्स को वो संभाल के रखते थे, तो वहीं से हमें पता लगा। ठीक है, तो यही है, वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, किसका? ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश प्रशासन का जो सरकारी रिकॉर्ड है, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, जिससे हमें 250 साल की, पिछले 250 साल की हिस्ट्री का पता लगता है। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट। जो ब्रिटिशर्स थे, इनका ये विश्वास था कि ये जो लिखना है, किसी भी चीज को लिख के करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। एवरी इंस्ट्रक्शन, चाहे कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, कोई भी निर्देश हो, कोई भी प्लान हो, कोई भी योजना हो, कोई भी नीति यानी कि पॉलिसी हो, कोई डिसीजन या फिर निर्णय हो, या कोई एग्रीमेंट या कोई भी समझौता हो, कोई इन्वेस्टिगेशन यानी कि कोई भी जांच पड़ताल हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, चाहे प्लान हो, चाहे पॉलिसी हो, चाहे डिसीजन हो, चाहे एग्रीमेंट हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे कुछ भी हो, हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। सबको बिल्कुल साफ साफ लिखना पड़ता था। ये सारी चीजें साफ साफ लिखी गई थी, चाहे कुछ भी हो। अब हर चीज लिखी हुई है, हमें लिखी हुई मिल गई तो हमें पता लग गया, है ना। वंस दिस वाज डन, और ये सब जब हो जाता था सब कुछ, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। तो इन चीजों को आसानी से पढ़ा भी जाता था और इनके ऊपर डिबेट भी होती थी, इनके ऊपर डिबेट भी हो सकती थी। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। और इनकी जो कन्विक्शन था, इनकी जो धारणा थी, इनका जो विश्वास था, कौन सा? ये जो कि सब कुछ जो करना है वो लिख के करना है। ये जो इनका कन्विक्शन था, ये जो इनका विश्वास था कि जो कुछ भी करना है वो लिख के करना है, इससे क्या हुआ? इससे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है, प्रशासनिक जो संस्कृति है, वो चेंज हुई। कैसे चेंज हुई? अब हमारे यहां पे क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस हो गई? मेमोज आने लग गए, नोटिंग्स आने लग गई, रिपोर्ट्स आने लग गए, ज्ञापन, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें शुरू हुई। ठीक है, ये सब ऑफिशियल वर्ड्स हैं। मेमोज क्या होता है, देन उसके बाद आपका नोटिंग्स क्या होते हैं, देन उसके बाद रिपोर्ट्स क्या होते हैं, बहुत ऑफिशियल वर्ड हैं। ठीक है ना। ये बेसिकली जब भी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। चाहे वो मेमो भेजें, ज्ञापन भेजें, चाहे वो नोटिंग्स भेजें यानी सूचना भेजें, या फिर वो रिपोर्ट भी भेज सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, अलग अलग तरीके से होता है। लेटर भी हो सकता है, मेमो भी हो सकता है, नोटिंग्स भी हो सकता है, रिपोर्ट भी हो सकता है। किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजनी है या लिख के रख लेना है, तो वो सब अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो ये सारी चीजें यहां से शुरुआत हो गई ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह का एक कल्चर पैदा हुआ कि उनको मेमोज बनाने हैं, उनको नोटिंग्स बनानी है, उनको रिपोर्ट्स बना के रखनी है, और ये सारी चीजें उन्हें करनी है। ठीक है, तो अब जब इतनी चीजें कर रहे हैं तो सारी चीजें वो लिख के रख रहे हैं, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, और रिकॉर्ड मेंटेन करने की वजह से क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं उनका एक कल्चर डेवलप हो रहा है कि हमें सारी चीजें लिख के रखनी है। ठीक है, अब मैं इस क्लास को यहीं खत्म करूंगा। आपको सोचने के लिए कुछ टाइम देता हूं। मैं आगे की बात ना पढ़ाते हुए जानबूझ के मैं आपकी क्लास, क्योंकि मैं एक पेज और पढ़ा सकता था, आपकी क्लास का अभी भी शायद कुछ टाइम बचा हुआ है, लेकिन मैं आपको सोचने के लिए कुछ टाइम देता हूं और बोलता हूं कि इस रिकॉर्ड रखने की वजह से हमें क्या क्या फायदे हुए, हमें कैसे पता लगा, और उन्होंने रिकॉर्ड रखे तो फिर कैसे रखे होंगे, ये एक बार सोचना, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना कि उन्होंने इन रिकॉर्ड को रखा कैसे होगा। अब उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह लेटर लिख दिया, तो उस लेटर का उन्होंने क्या किया होगा? फाड़ के फेंका, जला दिया, मूंगफली रख के खा गए, या कहीं पे रखा संभाल के, कैसे किया? ये चीजें थोड़ा सा आप सोचना, ताकि जब हम अगली क्लास में मिले तो थोड़ा सा आपके दिमाग में पहले से ही कुछ हो, ताकि हम उसको आगे लेके जा सकें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे और अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, इससे आगे की बात करेंगे। हम कहाँ से शुरू करेंगे? यहां से शुरू करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे
रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि वहां पर कैसे ये सब लिखने का प्रोसेस शुरू हो गया। इस स्लाइड को नहीं लाऊंगा, अगली स्लाइड से लाऊंगा, लेकिन शुरुआत हम यहां से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। क्या करना है आपको, बिल्कुल अपने उन साथियों को, अपने उन दोस्तों को भी जरूर बताना है कि जिन्हें थोड़ी सी ये चीजें कम समझ में आती हैं, कि देखो कितने अच्छे से, कितने डिटेल में सारी चीजें बताई जाती हैं और कितने अच्छे से ये चीजें समझ में आती हैं। तो हर स्टोरी के साथ छोटी से छोटी चीजों को हम समझते हुए चलेंगे और इस पूरी बुक को बहुत डिटेल में हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।